हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा। आज हम कुछ विचारधाराएं पढ़ेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाली कुछ विचारधाराएं, जैसे आदर्शवादी विचारधारा और यथार्थवादी विचारधारा। तो आदर्शवादी विचारधारा क्या है? जैसे आप लोग प्लेटो का नाम सभी ने सुना है, अरस्तु का नाम सभी ने सुना है। आदर्शवादी विचारधारा का के आधार पर उनका चिंतन है। प्लेटो का चिंतन आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित है। यह हम कहें कि पहले हम थोड़ा सा चले कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस विषय को समझने के लिए या इस विषय को और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए कुछ विचारधाराओं के आधार पर इसे समझना आवश्यक है। या कुछ ऐसे दृष्टिकोण, कुछ ऐसी पद्धतियाँ, कुछ ऐसे मेथड्स जिनके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी वैज्ञानिकता के आधार पर उनके अध्ययनों का अवलोकन और विश्लेषण या मूल्यांकन या परीक्षण कर सकते हैं या किया जा सकता है। कई हम देखते हैं कि जब हम किसी भी विषय पर अध्ययन करते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं या शोध करते हैं तो उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कई सारी वैज्ञानिक तकनीकों का या साइंटिफिक मेथडोलॉजी की आवश्यकता होती है और उसके आधार पर हम उन सभी घटनाओं के संदर्भ की प्रासंगिकता को समझते हैं या उसका प्रयास करते हैं और फिर उसके आधार पर हम उसमें बहुत सारे दृष्टिकोण, कई सारे उपागम काम करते हैं जो समस्या या किसी घटना या किसी शोध के या जो अध्ययन है उसका आधार क्या है। ठीक है, तो उसके द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। फिर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उन जो तथ्य हैं हमारे सामने, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा हैं, उनका हम विश्लेषण कैसे करें। तो कुछ हमें उसके लिए तकनीकों की आवश्यकता है या मेथड्स की आवश्यकता है या पद्धतियों की आवश्यकता है। और फिर कई बार हम देखते हैं कि हमारे सामने प्रश्न किस तरह का है, हमारे सामने उसका उत्तर कैसे आएगा। तो वो कौन सी चीज़ें सैद्धांतिक हैं, कौन सी चीज़ें वैचारिक हैं, क्योंकि जब विचार आता है तब सिद्धांत बनते हैं, फिर तथ्य होते हैं, है ना। उसी आधार पर सिद्धांत का निर्माण होता है या और दूसरी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उसके तथ्यों के या आंकड़ों के आधार पर हम किसी भी अध्ययन की व्याख्या करने में सक्षम हो पाते हैं। ये सिद्धांत निर्माण और सिद्धांत की प्रक्रिया, ये सब आप फर्स्ट ईयर के पार्ट हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, है ना। कई बार जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमें विशेष रूप से पढ़नी है या स्पेसिफिकली हमें किसी विशेष विषय का अध्ययन करना है तो उसमें हम देखते हैं कि विचारधारा किस तरह से काम आती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चले जाएं। जैसे हम कहें कि राजनीति सिद्धांत हमको समझना है तो परंपरागत दृष्टिकोण हमने समझा था, फिर हम आधुनिक दृष्टिकोण हमने समझ लिया, फिर हम उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करने लगे तो उसी में वो सारी चीज़ें शामिल की जाने लगी और हम राजनीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गए। तो पहली जो विचारधारा है या पहला जो दृष्टिकोण है वो है आइडियलिस्टिक अप्रोच या आदर्शवादी विचारधारा। अब प्लेटो, अरस्तु, है ना, जिन्होंने माना कि राज्य प्राकृतिक एवं स्वयं में प्राकृतिक रूप से स्वयं में एक पूर्ण संस्था है। अब राज्य पूर्ण संस्था है या राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है। ठीक है, ये ऐसा आदर्शवादी मानते हैं और क्या मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। ठीक है, अब जैसे हम कहें कि अमेरिकी और फ्रांस की क्रांति जो थी उसमें जो प्रेरणा स्रोत थे उसमें वो आदर्शवादी विचारधारा ही थी, है ना। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आदर्शवाद पर आधारित हैं। जैसे हम कहें कि
प्लेटो का जो सिस्टम था, प्लेटो का जो चिंतन था, प्लेटो के चिंतन में जो यूनान के जो नगर राज्य थे, यूनान का जो राजनीतिक व्यवस्था थी या यूनान की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यूनान की जो कानून व्यवस्था थी, जब उसका पतन हो गया तो प्लेटो ने क्या किया कि एक आदर्शवादी विचारधारा की स्थापना की कि जब भी परिवर्तन होगा वो मनुष्य की बुद्धि विवेक पर आधारित होना चाहिए और वो उसमें ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिससे राज्य में कभी भी पतन का जो राज्य को कभी पतन का सामना न करना पड़े। तो राज्य अपने आप में एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन है, राज्य अपने आप में एक स्वाभाविक संस्था है, प्रकृति ने उसको तैयार किया है। तो जो चीज़ प्रकृति तैयार करती है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। ऐसा एक आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण में विचारधारा में माना गया है। अब आदर्शवादी दृष्टिकोण में ये भी एक विचार है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब संघर्ष की स्थिति होती है, जब कहीं संबंधों में तनाव की स्थिति होती है तो आइडियलिस्टिक अप्रोच ही उसको सुधार सकती है। एक आदर्शवादी विचारधारा ही उसमें बदलाव ला सकती है। अब बहुत सारी समस्याएं होती हैं या हिंसात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं या और दूसरी टेंशन्स आती हैं तो उनको सुधारने का एक तरीका है आदर्शवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादी विचारधारा। क्योंकि आदर्शवादी दृष्टिकोण में क्या है पर बल नहीं है, क्या होना चाहिए पर बल दिया जाता है। इसलिए विश्व में आदर्शवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सहयोग, न्याय, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं कि जो शक्तिशाली राज्य हैं वो कमज़ोर राज्यों को कैसे सहयोग प्रदान करेंगे, उनको कैसे शोषण से मुक्ति दिलाएंगे। तो ये आदर्शवादी जो विचारधारा है उसका आधार एक ऐसा ही विवेक पर या बुद्धि पर आधारित ये आदर्शवादी विचारधारा है। फिर आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है वो युद्ध विरोधी है, युद्ध का समर्थन नहीं करता है। आदर्शवादी विचारधारा जो है वो शांति का समर्थक है। उसका मानना है कि कोई भी राष्ट्र जो है वो अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करे। आदर्शवादी विचारधारा इज इक्वल टू नैतिकता, नैतिकतावादी विचारधारा, है ना, जो मोरालिटी पर आधारित है। तो नैतिकता मीन्स सभी नैतिक होने चाहिए, ये आइडियल विचारधारा है। अब सभी नैतिक हों कि नहीं हों ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है या हर राज्य पर निर्भर करता है कि वो नैतिकता का पालन करता है या नैतिकता का पालन नहीं करता है। फिर जो आदर्शवादी जो विचारधारा है वो शक्ति ही सत्य के सिद्धांत को खत्म करता है, नकारता है। माइट इज राइट की थ्योरी, है ना, इसको वो स्वीकार नहीं करता है। जो भी चीज़ें हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से ही, जैसे प्लेटो ने कहा था ना कि मनुष्य अपने चरित्र में सुधार कर ले तो वही न्याय पद्धति है, वही न्याय व्यवस्था है, वही आदर्श राज्य के स्वरूप को बना लेगा। तो हमें व्यक्ति में तीन गुणों की गुण होते हैं मूल रूप से, सत्गुण, रजोगुण और तामसिक गुण। तो प्लेटो कहता है कि इन तीन गुणों के आधार पर ही राज्य में कार्य विशिष्टता का सिद्धांत लागू होता है और राज्य में कार्य वर्गीकरण का सिद्धांत लागू होता है। और इसी आधार पर वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को करे और दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करे, वही न्याय है। इट मीन्स कि यह आदर्शवादी विचारधारा है, यह आदर्शवादी दृष्टिकोण है। तो इसलिए ये नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवादी जो विचारक हैं या विचारधारा को मानने वाले हैं वो राज्य को एक साधन मानते हैं। राज्य एक मीन्स है, एंड नहीं है राज्य, ये एक साधन है, ठीक है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में परिवर्तन हुआ और जो शोध का और अध्ययन का जो एक केंद्र था वो आदर्शवाद ही था और संस्थागत अध्ययनों पर बल दिया गया। परंतु आदर्शवादी जो सिद्धांत है और आदर्शवादी जो चिंतन है वो चिंतन
किस प्रकार का चिंतन है, वो क्या मानता है कि आदर्शवाद जो है वो तभी स्थापित हो सकता है जब शक्ति और सत्ता के प्रति जो है वो निरंकुश दृष्टिकोण खत्म हो जाए, निरंकुश दृष्टिकोण समाप्त हो जाए, तभी आदर्शवाद जो है वो स्थापित हो सकता है। अब मॉर्गेनथाउ के अनुसार, मॉर्गेनथाउ क्या कहता है कि शक्तिशाली वही है जो राजनीतिक रूप से शक्ति संपन्न है। ठीक है, अब संघर्ष है इसलिए नैतिकता पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकती है। ये एक आदर्शवादी विचारधारा की एक बहुत बड़ी कमी की जा सकती है, या एक आलोचना का एक बड़ा बिंदु हो सकता है कि जो शक्तिशाली है कौन, राजनीतिक रूप से जो शक्ति संपन्न है, तो नैतिकता जो है वहाँ स्थापित नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब जैसे हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो आदर्शवादी दृष्टिकोण शिथिल पड़ गया, कमजोर पड़ गया, मानवीयता स्थापित नहीं हो सकी, है ना। तो राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित है, इस तरह की चीजें। अब राष्ट्र संघ जो है वो बड़ी महाशक्तियों की शक्तिशाली भावना या उनकी उग्रता को रोकने में नाकामयाब रहा, इसलिए हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया, नहीं रुक पाया। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा जो संघर्ष को नहीं रोक पाई, जटिल विचारधाराएं थी, यहाँ नैतिकता स्थापित नहीं हो पाई। तो ये कुछ कमियां हैं जो आदर्शवादी विचारधारा में थी और जिसके आधार पर जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाए। अब हम देखते हैं कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिणाम हैं हमारे सामने हैं, उन परिणामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी जो विचारधारा है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन या उसका विश्लेषण करने में आदर्शवादी विचारधारा पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाई। अब दूसरी यहाँ आती है यथार्थवादी विचारधारा या रियलिस्टिक अप्रोच। अब यथार्थवादी विचारधारा क्या है, जिसने विश्व राजनीति के यथार्थ को समझाने का प्रयास किया, ये यथार्थवादी विचारधारा है। अब जैसे हम कहें कि मध्य युग में मैकियावेली ने क्या किया। अब आप देखिए कि आदर्शवादी विचारधारा में एक बड़ा परिवर्तन मैकियावेली ने किया। मध्य युग में कौन सा परिवर्तन, उसने ये कहा कि राष्ट्रों के बीच में संघर्ष की स्थिति, विरोध की स्थिति किसी न किसी रूप में रहती है। तो ये संघर्ष की स्थिति रहती है, तो उसमें उसने क्या किया, धर्म की सत्ता और राजनीतिक सत्ता या आध्यात्म जगत की सत्ता और भौतिक जगत की सत्ता को अलग अलग किया कि नैतिकता और राजनीति दो एक साथ नहीं रह सकती। जैसे एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही नैतिकता और राजनीति दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैकियावेली ने मध्य युग में राजनीति और नैतिकता को अलग अलग किया। ये एक बड़ा यथार्थवादी विचारधारा का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें केवल में घटनाओं को केवल तथ्यों के आधार पर ही उसका अध्ययन या विश्लेषण नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें किसी भी राज्य की जो कार्य हैं, जो उनकी गतिविधियां हैं, जो घटनाक्रम है और जो उसका विश्लेषण है, उसमें यथार्थ भी शामिल होता है। उसके आधार पर उसका अध्ययन जो है वो संभव हो सकता है, क्योंकि उसमें सत्ता भी होता है, उसमें शक्ति भी होती है, और वो प्रत्येक सत्ता और शक्ति प्रत्येक राज्य की धुरी होते हैं। किसी भी राज्य में सत्ता, शक्ति और तीसरा हम मानते हैं उसका प्रभाव, वो भी साथ ही साथ चलता है। अब प्रभाव है या नहीं है, लेकिन सत्ता और शक्ति उस राज्य की धुरी होते हैं, कोई भी राज्य हो उसकी धुरी होते हैं। तो राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए, जैसे हम मानते हैं राजनीतिक वास्तविकताओं को उनके हितों के आधार पर और को पूरा किया जा सकता है। शक्ति की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध
की मौलिकता, इन सबको हम यथार्थवादी विचारधारा के आधार पर समझ सकते हैं। अब यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और उनके संबंधों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उसमें साइंटिफिक शब्द का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें एक वैज्ञानिकता प्रदान करता है, संबंधों को एक वैज्ञानिकता प्रदान करता है कि संबंध, जैसे में संबंध क्यों हैं, संबंध में क्या चीज़ें हैं। जैसे हम कहें कि पॉलिटिक्स में कौन कब कहाँ और कैसे प्राप्त करना चाहता है, मगर संबंधों में ये चीज़ें नहीं हैं। संबंध उस पॉलिटिक्स से, उस राजनीतिक वास्तविकताओं से कहीं थोड़े ऊपर है। फिर ये यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि शक्ति और सत्ता, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति और सत्ता उसके निर्णायक तत्व नहीं हो सकते हैं। फिर राज्य की शक्ति, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया की जो गणना है, का जो मेजर करना है, वो बहुत ही एक मुश्किल सा काम है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में उसकी शक्ति और सत्ता की जो कैसे गणना की जाए, कैसे उसकी गणना की जाए, वो यथार्थवादी विचारधारा दृष्टिकोण जो है उससे मुश्किल है। अब यथार्थवाद शक्ति संघर्ष के स्थायी तत्व को स्वीकार करता है, लेकिन यथार्थवादी जो विचारधारा है वो उद्देश्यों के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है कि उद्देश्य क्या है किसी भी राज्य के। फिर शक्ति का विस्तार जो है वो यथार्थवाद के उद्देश्य से होता है। ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विकास हुआ है, उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हमें देखने को मिलता है, जिसमें आदर्शवाद भी है और जिसमें यथार्थवाद भी शामिल है। दोनों का एक बैलेंस, एक संतुलित रूप जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे यूएनओ की स्थापना, मानवाधिकार आयोग की स्थापना, विकसित और विकासशील देशों के बीच आपसी संबंध, सहयोग, मैत्री भाव, है ना, इस तरह की चीज़ें ना। कूटनीतिक संबंधों के अलावा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अलावा जो दूसरे संबंधों पर जो फोकस किया गया, प्रकाश डाला गया, उनमें वो हैं। जैसे हम कहें कि वर्तमान में आ रही जो समसामयिक समस्याएं हैं, उनको उनके समाधान के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच एक उदारवादी दृष्टिकोण, है ना, एक लिबरल अप्रोच जो है वो उसमें शामिल हुई, और उसके आधार पर जो उदारवाद है और जो यथार्थवाद है, उन दोनों के बीच एक समन्वय, एक सामंजस्य स्थापित हो रहा है। और ऐसे और सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे सार्क है, आसियान है ना, जैसे ब्रिक्स हैं, G20 है, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल टेररिज्म है, उसके लिए सभी पूरा विश्व एक है उसको ख़त्म करने के लिए। तो यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है, इसके बीच जो दूरी है, इसको कम करने में और ये सब चीज़ें जो है अपना योगदान दे रही हैं। थैंक यू।